Very good evening, my beloved student and my dear future IAS officers. Welcome back on this learning platform. Civil Service 247 Hindi. This is me, Shomin Goswami, educator of Civil Service 247. I taught thousands of students like you past few years civil service examination and others competitive exam battlefield. So, my friend, today we will going to discuss about most important article, Article 21. नाउ आज हम क्यों आर्टिकल 21 को डिस्कस करेंगे। इसके दो रीजन है। एक तो आज का क्लास करंट अफेयर्स के लिए बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि हाल ही में हमने हरीश राणा केस में देखा है कि आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू डाई है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट। तो यूपीएससी हमेशा करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक से क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो रेलिवेंट है फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2026। और दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 21 हमेशा से यूपीएससी का फेवरेट मुद्दा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 21 को अगर तुम देखो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स है, अगर उन राइट्स का तुम अगर बेस निकालो, उनका अगर बेसिक, अगर तुम फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने तुम्हें राइट्स दिए गए हैं, वो राइट्स को अगर तुम इमारत की तरह देखो तो उनका जो बेस है, नींव है, वो तुम आर्टिकल 21 को कह सकते हो। ठीक है। तो आर्टिकल 21 में बोला गया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 1950 में जो व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स हुआ था, तब से लेके आज तक ये जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जो डेफिनेशन है, जो स्कोप है, वो कहीं इंक्रीज हुआ है। तो 1950 से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को एक्सपेंड किया हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब भी कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइफ का मीनिंग क्या है, लिबर्टी का स्कोप कितना है, कितने हद तक एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया तुम पर्सनल लिबर्टी और ए पर्सन तुम इंडिया में एक हद तक लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हो, और अगर तुम्हारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को काटल करना है, अगर स्टेट चाहे तो कैसे तुम्हारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को ले सकता है, उनका जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, वो आर्टिकल 21 में बोला गया। अब आर्टिकल 21 धीरे धीरे इतना एक्सपेंड हुआ, उसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ साथ तुम देखोगे राइट टू एजुकेशन बाद में इंक्लूड किया गया। ठीक है। तुम देखोगे राइट टू क्लीन एनवायरमेंट अब तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू प्राइवेसी योर फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी इज योर फंडामेंटल राइट्स है। ना इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आया है, जो वीमेन का प्रेगनेंसी टर्मिनेशन को लेके आया है, जो राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी। तो ऐसे ही राइट टू लाइफ का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, सिर्फ सांस लेना और जीना ही लाइफ नहीं है। लाइफ का एवरी जो स्टेज है, जो मोमेंट है, वो आदमी अपने चॉइस के अनुसार जीना चाहिए और डिग्निटी के साथ जीना चाहिए। ठीक है। तो ये जो राइट टू लाइफ है, तो बाद में क्वेश्चन उठा कि राइट टू डाई इज ऑल्सो आवर फंडामेंटल राइट्स। तो राइट टू लाइफ और फंडामेंटल राइट्स ये तो हमने सर जाना। बाद बहुत सारे केसेस बाद में आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया ब्रॉडली राइट टू लाइफ को, आज हम देखेंगे। और राइट टू लाइफ के साथ साथ राइट टू डाई कि अगर आप स्वेच्छा में, अब वॉलेंटरली अगर आप डेथ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो क्या आपकी राइट है कि नहीं। तो ये जो एंटायर डिटेल मुद्दा है, अगर इसको समझना है तो समझने के लिए हमें एक टाइमलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले मैं कह देता हूं कि क्लास बहुत धीरे होगा, क्योंकि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में ये मैं बार बार कह रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स में इस बार हरीश राणा की केस को लेके और
2018 में जो कॉमन कॉज केस में जो गाइडलाइन को दिया गया था उसको इम्प्लीमेंटेशन को लेके क्वेश्चन आ सकता है। तुम क्वेश्चन प्रीलिम्स में अगर ना भी आए तो अगर मेंस में भी आए तो तुम कैसे आंसर लिखोगे अगर तुम्हें डिटेल क्लियरिटी ना होगा तो इसके लिए क्लास को जब तुम देखोगे बीच बीच में ब्रेक लोगे, क्लास की शुरू में एक कॉपी और पेन हाथ में रख लो पास में, ताकि तुम प्रॉपर नोट कर सको टाइमलाइन को, बाद में रिवीजन के तौर पर तुम नोट को यूज कर सको, ठीक है। तो पहले अगर हमें समझना है कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ हमारा है, जीने का अधिकार है, तो मरना भी हमारे अधिकार में आता है कि नहीं। तो इसके लिए 1996 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में जिसको बोला गया ज्ञान कौर केस। तो ज्ञान कौर केस के 2 साल पहले और एक केस आया था 1994 में जिसको बोला गया पी रतिनम केस, हम देखेंगे उसमें सुइसाइड को लेके सुप्रीम कोर्ट का जो व्यूज था वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद 2011 में जो अरुणा सांगबाग केस था, अरुणा सांगबाग आप सबको पता है, जो एक नर्स थे एक हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल में, और वहां पे उसके साथ ब्रूटली रेप किया गया और उसको जो मारने की कोशिश की गई सांस रोध करके, तो उसकी वजह से उसकी ब्रेन में उनका ऑक्सीजन ट्रांसफर होना बंद हो गया। तो वो उसके बाद लॉन्ग टर्म में एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेज जिसे कहते हैं कोमा उसमें चले गए। तो अरुणा सांबा केस में भी हमको देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ओवरव्यूज दिए थे, क्या जजमेंट दिए थे। और उसके बाद 2020 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो कॉमन कॉज केस को भी हमें समझना है अगर ये मुद्दा को हमें सीधी तरीके से मूलभूत तरीके से अगर समझना है तो। और उसके बाद हमें देखना है 2023 में जो प्रोसीड्योर को अपडेट किया गया, कौन सी प्रोसीड्योर को, ये जो कॉमन कॉज केस में जो गाइडलाइन आया था, हम देखेंगे कि लिविंग विल क्या है, हम डिटेल में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज के ये टॉपिक के बाद राइट टू डाई जो टोटल इवोल्यूशन हुआ है 1994 से 2026 तक, ये तुम्हें कंप्लीट आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और तो 2018 में कॉमन कॉज केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो गाइडलाइन दिया गया था लिविंग विल को लेके, उसकी प्रोसेस को इजी किया गया। और रिसेंट में 2026 में हरीश राणा केस जो आप सबको पता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया, ये टोटल आज हम क्लास में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राइट टू लाइफ जीने के साथ साथ राइट टू डाई ऑल्सो आवर फंडामेंटल राइट्स कैसे बना। सो टोटल डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। क्लास को आगे ले जाने से पहले मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, those students who are serious, please subscribe this channel, because why I use this word please, because आपका सपोर्ट मुझे जो है वो मेंटल सपोर्ट देता है, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट में जरूर हमें बताएं कि अगर कौन सी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, क्लास चाहिए, तो मैं उस टॉपिक में क्लास आप लोगों के लिए लाऊंगा। देखिए, तो आगे पहले क्लास की शुरू में जो टॉपिक रहा है आर्टिकल 21 को लेके, हाँ सर। तो आर्टिकल 21 क्या है, तो पहले एक नजर में पहले हम आर्टिकल 21 को देख लेते हैं। जस्ट एक बार देखो, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड विद अ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नाउ व्हाट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हम बाद में देखेंगे किसी और क्लास में। व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो भी हम देखेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन आज जो समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लाइफ वर्ड है, ओके बेटा, और ये जो पर्सनल लिबर्टी वर्ड है, ठीक है, ये दोनों वर्ड का स्कोप क्या है, और ये लाइफ के अंदर राइट टू डाई कैसे आया। तो राइट टू लाइफ, द बिग क्वेश्चन अराइज, right to life or fundamental rights, then automatically include the right to die also are fundamental rights। तो ये मुद्दा को समझने के लिए सबसे पहले
हम चलते हैं कि राइट टू डाई किस प्रकार से होता है। देखो, तो यूथेनेशिया तो दो प्रकार की, दो टाइप की है। एक है एक्टिव यूथेनेशिया, एक और एक है पैसिव यूथेनेशिया। तो एक्टिव यूथेनेशिया ये इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है बेटा, ये इंडिया में अलाउड नहीं, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन इंडिया। एंड एक्टिव यूथेनेशिया में कोई भी इंजेक्ट डाल के बा कोई भी मेडिसिन डाल के, सब्सटेंस डाल के मेडिसिन के, क्या उस पेशेंट की डेथ को कॉन्फर्म किया जाता है, तो ये इंडिया में अलाउड नहीं है। इंडिया में जो अलाउड है वो है पैसिव यूथेनेसिया। नाउ व्हाट इज पैसिव यूथेनेसिया? पैसिव यूथेनेसिया में विड्रॉल किया जाता है किसको? लाइफ सपोर्ट को। नाउ लाइफ सपोर्ट के मतलब होता है कि उनका जो वेंटिलेटर से, उनका जो फीडिंग ट्यूब से जिसकी मदद से वो अभी तक जी रहा था, वेंटिलेशन में था, तो वेंटिलेशन को रिमूव कर दिया जाएगा, तो सपोर्ट को विड्रॉल किया जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट को, ठीक है। तो इसको कहते हैं पैसिव यूथेनेसिया। और इसका भी कोई लीगल स्टेटस इंडिया में है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के अंदर है, और इसी गाइडलाइन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो मुद्दा है कि यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया, एक्टिव यूथेनेसिया तो अलाउड नहीं है, लेकिन पैसिव यूथेनेसिया जो है, राइट टू डाई जो है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है कि नहीं, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, तो पहला है लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो हमें समझना चाहिए। इसमें मैंने क्लास की शुरू में ही बोला टाइमलाइन में कि गैनकॉर्ड वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। लेकिन गैनकॉर्ड वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम पी रथिनम केस की गाइडलाइन को लोगे, रेफरेंस को लोगे। देखो, तो पहले एक बार हम पी रथिनम केस को समझ लेते हैं। देखो, तो पी रथिनम केस जो था वो गैनकॉर्ड केस की सिर्फ 2 साल पहले का जजमेंट था, 1994 का। उसमें पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो मुद्दा था वो था सेक्शन 309 आईपीसी, ठीक है। तो आईपीसी का जो सेक्शन 309 है, उसमें जो है कि अगर कोई बंदा, कोई सिटीजन सुइसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसको पनिश्ड किया जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, अगर कोई बंदा जो सुइसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, जो सिटीजन, जो पीपल सुइसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, उनका जो मेंटल कंडीशन वो बहुत बुरी लेवल पे है, ठीक है। तो उसे उस सिचुएशन पे अगर रेस्क्यू किया गया तो उसको पनिश्ड ना करके उसको काम करो, एक मेडिकल हेल्थ ट्रीटमेंट दो, मेंटल ट्रीटमेंट दो, ठीक है। तो इसको ही बाद में 1994 के ये को ही बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को इंट्रोड्यूस किया इम्प्लीमेंट करने के लिए। पिक्चर गेटिंग क्लियर और नॉट? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पी रत्नम केस 1994 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि देखो, टू जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट था। तो उसमें बोला था कि देखो कि ये जो आर्टिकल 309 के अंदर जो पनिश्ड किया जाता है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। क्योंकि अब मैंने पहले ही बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आदमी सुइसाइड अटेम्प्ट कर रहा है वो मेंटल स्टेज उनका ठीक नहीं है, वो बहुत ही बुरे मेंटल स्टेज में है, तो उनको पनिश करने के बजाय हमें उसको मेंटल ट्रीटमेंट देना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, और एक आईपीसी का और एक सेक्शन है, वो तुम्हें याद आना चाहिए, वो है सेक्शन 306। ओके बेटा, तो सेक्शन 306 ऑन आईपीसी में बोला गया कि देखो, अगर कोई सुइसाइड अटेम्प्ट कर रहा है और कोई सुइसाइड अटेम्प्ट करने में उनकी मदद कर रहा है, हाँ सर, तो उनको भी पनिश किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पी रत्नम केस में बोला कि 309 ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ऑटोमेटिकली 306 भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। इसी जो आर्गुमेंट था, इसी आर्गुमेंट्स को, इसी जजमेंट को गैनकॉर केस में जो लॉयर्स थे वो आर्गुमेंट्स के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया, ठीक है। तो गैनकॉर केस किया था। गैनकॉर केस जो था वो अगर हमें समझना है तो वो एक फैमिली स्ट्रेटेजी था, एक पैथेटिक इवेंट था एक फैमिली का,
वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड जो था वो था कि गैनकौर और उसकी जो हस्बैंड थे हरबंस सिंह, ठीक है, उनकी ऊपर ये एलिगेशन था कि वो अपनी जो बेटे की वाइफ है, ठीक है, उनको मरने में मदद की। वो इंसाइटमेंट किया, ठीक है, कि ऐसी वो कुछ बातें की, ऐसी वो कुछ काम किया जिसमें वो इनका जो बेटे का जो वाइफ था वो सुइसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। तो फैमिली में ये एक ट्रेजिक डेथ इवेंट था। और इसमें जो लोअर कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में जब मामला गया तो लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट ने बोला, बोथ ने बोला कि ये जो गैनकौर है और ये जो हरबंस सिंह है, ये डोमेस्टिक वायलेंस किया है उनकी पुत्र वधू के साथ। तो मेरा जो लैंग्वेज है वो बेसिकली बंगाली है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। थोड़ा थोड़ा बंगाली आ सकता है, लेकिन अगर भाव ठीक है तो मुद्दा समझ में आ ही जाएगा, ठीक है बेटा। तो और आप लोग जो है वो बहुत स्मार्ट है, तो मैं तो जानता हूं कि आप लोग समझ ही पाएंगे। देखो, तो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में जो मामला गया, तो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट बोथ ने बोला कि ये जो दो, और ये जो आदमी और औरत है, ये जो गैनकौर और हरबंस सिंह, ये डोमेस्टिक वायलेंस किया है और डोमेस्टिक वायलेंस करने के कारण इनको इनको इम्प्रिजनमेंट की पानिश दी गई। ओके। तो इनको जब इम्प्रिजनमेंट दिया गया तो इनकी जो लॉयर थे, ठीक है, इनकी जो लॉयर थे उनकी डॉटर इन लॉ को सुइसाइड को ड्राइविंग करने का जो एलिगेशन था इनके ऊपर, तो उनके लॉयर जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ने मूव किया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जाके बोला कि माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, द 1994 पी रथिनाम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आईपीसी का जो सेक्शन 306 है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज 309 ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने पहले ही बोला, पी रथिनम केस में क्या बोला था। तो इसी जो आर्गुमेंट है कि इंसाइटमेंट ऑफ सुइसाइड, तो इंसाइटमेंट ऑफ सुइसाइड नहीं है, इसको बोलते हैं अबिटमेंट ऑफ सुइसाइड। सॉरी, इसको बोलते हैं बेटा अबिटमेंट ऑफ सुइसाइड। तो आर्टिकल 306 में जो अबिटमेंट ऑफ सुइसाइड है ये वैलिड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मुद्दा आया और पी रतिनम केस की जजमेंट को, जब गैनकौर केस में ये डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ ट्रायल कोर्ट और हायर कोर्ट के राय के खिलाफ, जजमेंट के खिलाफ आर्गुमेंट्स में खड़ा किया गया पी रतिनम जजमेंट को, तब कोर्ट को समझ में आया कि गलती हो गया है, मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, ये जो तुम्हारा जो आर्गुमेंट्स है कि आईपीसी के सेक्शन 306 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वैलिड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया पी रथिनम जजमेंट को, गेटिंग माय पॉइंट। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो तुम्हारा जो आर्गुमेंट है ये वैलिड नहीं है और उसको पनिश किया, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करेंगे जो गेम चेंजर जजमेंट आया था 2018 में, वो है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। Now, the five judges constitutional bench officially recognized that right to die with dignity. ठीक है बेटा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, फाइव जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट 2018 में बोला कि राइट टू डाई विद डिग्निटी ऑल्सो आवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक लिविंग विल होना चाहिए। इंट्रोड्यूस किया एक नया कॉन्सेप्ट को, ठीक है बेटा। तो नया कॉन्सेप्ट है लिविंग विल। नाउ व्हाट इज लिविंग विल? लिविंग विल है एक एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स। तो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स कुछ ऐसे है कि ए पर्सन जो अपनी होश
और हवास में, साउंड ऑफ माइंड में जो रिटेन डायरेक्टिव देगा कि इन फ्यूचर उनको कोई बीमारी है, उन बीमारी और सर्जरी होने के बाद अगर चांस है कि वो बंदा कोमा में जा सकता है बा और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में जा सकता है, तो वो एक जीते जी एक लिविंग विल वो कर सकता है, ठीक है। और उस लिविंग विल में वो लिख सकता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए कि इन फ्यूचर जीने की कोई उम्मीद ही ना रहे, ठीक है, ठीक होने की, और वो कॉम्प्लीटली मेडिकल सपोर्ट पे अगर चल रहा है उस समय पे, कोमा की टाइम पे, तो वो लिविंग विल कर सकता है कि उसको पैसिव यूथेनेसिया दिया जाए, उसकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो विड्रॉल किया जाए, तो लिविंग विल वो बना सकता है, ठीक है। और ये जो एस्टेब्लिश द राइट टू इंडिविजुअल टू रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट, और बोला गया कि ये किसी भी तरीके से किसी भी इंडिविजुअल को मेडिकल ट्रीटमेंट देना रिफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ये कोई हेल्थ केयर नहीं है, ये एक स्पेशल केयर है। इसमें स्पेशल मेडिकल सपोर्ट के द्वारा, वेंटिलेशन के द्वारा, फूड ट्यूब के द्वारा उनको सरवाइव किया जाता है, ठीक है। तो वो विड्रॉल किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले लिविंग विल वो कर सकता है। और इस लिविंग विल करने की जो बात कॉमन कॉज केस में आया, जिसमें बोला गया राइट टू डाई विद डिग्निटी ऑल्सो और फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, इसी विल को करने की जो प्रोसेस है उसको काफी आसान किया गया बाद में 2023 में। पहले 2018 ओल्ड गाइडलाइन में बोला गया कॉमन कॉज केस में कि एक मैजिस्ट्रेट अप्रूवल चाहिए कि अगर तुम लिविंग विल बना रहे हो कि इन फ्यूचर तुम्हें ऐसा कोई बीमारी है जिसमें चांस है कि तुम परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में जा सकते हो, तो तुम लिविंग विल बनाओ, लेकिन उसके लिए अप्रूवल चाहिए मैजिस्ट्रेट का। पहले वाला 2018 का जो गाइडलाइन था, बाद में 2023 में इसे और भी सिंप्लीफाइड किया गया और बोला गया कि कोई भी गेजेटेड ऑफिसर द्वारा वो सर्टिफाइड होना चाहिए, तो हो जाएगा काम, कोई दिक्कत है नहीं। 2018 में गाइडलाइन कॉम्प्लेक्स था, प्रोसीड्यूर कॉम्प्लेक्स था, उसको आसान किया गया बाद में 2023 में। ये डिफरेंस आपकी समझ में आनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो गैनकॉर केस में जो आर्टिकल 306 में जो अबिटमेंट ऑफ सुइसाइड था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया। उसकी बाद कॉमन कॉज केस में 2018 में लिविंग विल का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन 2018 में लिविंग विल में भी प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स था, उसको आसान किया गया 2023 में। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तुम्हें याद रहना चाहिए, तब जाके तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा राइट टू डाई आर्टिकल 21 में कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है। ओके सर। और इसका इंपैक्ट डायरेक्ट आता है राइट टू डाई के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये राइट टू डाई लाइफ टू लिबर्टी और राइट टू लाइफ के अंदर आता है, तो ये एक्सेसिबल होना चाहिए, तो इसीलिए सिंप्लीफाइड किया गया बाद में 2023 में। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? ओके सर। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट आया हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ केस 2026 में, इसको हम देखेंगे, लेकिन इसको कहने से पहले मैं एक बात कह दूं कि ये जो पहले जो पी रथिनम केस था उसमें जो आईपीसी के सेक्शन 309 और 306 को लेके जो मामला आया था, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ही गवर्नमेंट ने बाद में लाया सर मेडिकल हेल्थ केयर एक्ट, ठीक है, बिल। ओके, ओके सर। नाउ अब हम समझने की कोशिश करेंगे जो नया डेवलपमेंट हुआ, बहुत ही पैथेटिक और ट्रेजिक है ये जो सिचुएशन। और ऐसे सिचुएशन में हरीश राणा केस से पहले भी अरुणा सांबा केस आया था, अरुणा सांबा केस मैंने पहले तुम्हें डिस्कस किया, और हरीश राणा केस को एक बार देख लो। हरीश राणा केस में जो आया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो पर्सन था ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। ये 32 ईयर ओल्ड एक पेशेंट था जो
छत से गिरने के बाद उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें वो पीबीएस स्टेज में था, ठीक है, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में वो था। और उनकी वापस आने की मतलब वापस पूरी जिंदगी में लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, पहले ही हमने अरुणा सांबा केस में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया को अलाउड किया था। और कॉमन कॉज केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2023 में भी सिंप्लीफाइड किया गया गाइडलाइन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, ये जो एप्लीकेशन है पैसिव यूथेनेसिया का, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। ये राइट टू डाई विद डिग्निटी स्पेसिफिक कंडीशन में होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, ये जो CANH, व्हाट इज CNAH? CANH का मतलब होता है क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। ये जो हरीश राणा थे, ये पीबीए स्टेट में रहने के कारण इसका क्लिनिकली असिस्टेंस के द्वारा और न्यूट्रिशन ट्यूब के द्वारा बाहर से मेडिकल सपोर्ट के द्वारा इनको सरवाइव किया जा रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, अगर राइट टू लाइफ डिग्निटी के साथ है तो राइट टू डाई भी डिग्निटी के साथ होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लीगल विड्रॉल अलाउड है। और CANA जो क्लिनिकली असिस्टेंट असिस्टेड न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन जो ट्रीटमेंट है, जो प्रोसेस है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको विड्रॉल कर सकते हैं। और इसको तभी विड्रॉल किया जाएगा जब कोई रीजनेबल और रिकवरी की कोई चांस जब नहीं रहे, ठीक है। तो ये जो पीवीएस स्टेज है, जो कोमा स्टेज है, अगर इसमें कोई पेशेंट रहे और उसकी रिकवरी का कोई चांस ना रहे और वो कॉम्प्लीटली एक क्लिनिकली असिस्टेंस के द्वारा अपनी जिंदगी को जी रहा है, तो उनके लाइफ के शरीर के ऊपर, मन के ऊपर ये एक बोझ बन सकता है। तो राइट टू डाई भी राइट टू लाइफ की तरह डिग्निटी के साथ होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, तुम जो मेडिकल असिस्टेंट है वो विड्रॉल कर सकते हो। और हरीश राणा यूनियन ऑफ केस मार्च 2026 ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला विड्रॉलिंग लाइफ सपोर्ट नॉट अ मेडिकल नेग्लेक्ट। ये मेडिकल नेग्लेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मेडिकल नेग्लिजेंसी है। राइट टू डेथ विद डिग्निटी आर्टिकल 21 में इंक्लूड है। और ये इंट्रीगल पार्ट है राइट टू पैलिएटिव केयर। नाउ व्हाट इज राइट टू पैलिएटिव केयर? तो पैलिएटिव केयर में कंफर्टेबल एंड ऑफ लाइफ होता है, ठीक है बेटा। पैलिएटिव केयर हॉस्पिटल में एक ऐसा यूनिट होता है जहां पे लाइफ का जो एंड मोमेंट है, एंडिंग मोमेंट है, वहां भी कंफर्टेबल के साथ इंश्योर किया जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को डायरेक्शन दी कि हरीश राणा को एडमिट किया जाए पैलिएटिव केयर यूनिट में और कंप्लीट किया जाए द प्रोसेस ऑफ विड्रॉलिंग मेडिकल ट्रीटमेंट विथ एक्सट्रीम डिग्निटी। उसे पूरी डिग्निटी के साथ उनका जो क्लिनिकली असिस्टेड जो न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन सिस्टम है, वो पूरी डिग्निटी के साथ, पूरी प्रोसेस के साथ, जो पैलिएटिव केयर में होता है कंफर्टेबल एंड ऑफ लाइफ, उसके साथ किया जाए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंश्योर करने के लिए बोला और वो किया गया। तो ये हाल ही में ये जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये रिसेंट डेवलपमेंट है। और रिसेंट डेवलपमेंट को लेके सुप्रीम यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। ये यूपीएससी का फेवरिट एक तुम बोल सकते हो कि एरिया है। तो अगर तुम्हें पूरी बात समझ में आई, मैं तुम्हें समझा पाया, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस कंटेंट टू योर फ्रेंड सर्कल। और टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।